Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard general science lesson number 5 substances in the surroundings, their states and properties. So हम देखेंगे इसमें जो हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस जो पदार्थ हैं उनका स्टेट, उनकी जो अलग अलग स्टेट होते हैं, जो अलग अलग उनके सिचुएशन में अलग अलग उनके जो फॉर्म होते हैं वो, और प्रॉपर्टीज़ उनके गुणधर्म क्या हैं. ठीक है. सो नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम देखते हैं वाटर से क्या क्या बनता है. सॉलिड भी बर्फ़, लिक्विड पानी रहता है, गैस जो वेपरेट होकर गैस बनता है. तो वाटर के इतने स्टेट्स होते हैं. चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. तो हम देखते हैं किस तरीके से सब्सटेंसेस की जो स्टेट हैं, अवस्थाएँ, वो कैसे चेंज होते हैं. सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ दी है, वो देखते हैं क्या है. टेक पीसेज ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प. तो आपको एक बॉल में क्या रखना है, एक आपको मतलब कि वैक्स रखना है, कुछ पीसेस टुकड़े रखने हैं वैक्स के, मोम के, और उसे क्या करना है, गर्म करना है. जैसे यहाँ पे देखिए कैसे किस तरीके से गर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो एक लैम्प पे या फिर कैंडल पे से गर्म करना है. हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज. तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स. तो उसका क्या स्टेट था, मतलब कि उसका पहले क्या जो वैक्स था उसका पहले क्या था, उसमें उसका स्टेट किस अवस्था में था और अभी किस में हो रहा है. मतलब पहले इस मतलब कि कह सकते हैं कि सॉलिड था और अभी क्या लिक्विड में चेंज हो रहा है. ओके. व्हाट डिड आई गेट कन्वर्टेड इनटू. जब ये कन्वर्ट किया तो क्या मिला. नाउ कीप द सेम बॉल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस. फिर क्या करना है कि आपको वो बॉल रख देना है ठंडा होने के लिए. फिर ठंडा होने के बाद क्या होता है, आपको पता होगा कि जब वैक्स को आप मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में हो जाता है, फिर से बाद में फिर से उसी तरीके से जम जाता है, फिर से वो उसी अवस्था में आ जाता है जैसा रहता है. ओके. तो यहाँ पे देखिए वैक्स इन द सॉलिड स्टेट, फिर से वो अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substances. तो इस प्रोसेस को यहाँ पे जो हमने देखा, पहले ठोस था, मतलब कि सॉलिड था, फिर उसे लिक्विड में किया, तो ये जो चेंज हुआ उसे क्या कहा जाता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस. स्पिरिट, कैम्फर से यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पढ़ना है. रीड दिस लिस्ट सब्सटेंसेस. कुछ यहाँ पे पदार्थ दिए गए, उसके नाम लिखने. सब्सटेंसेस में से होते हैं पदार्थ, कुछ चीज़ें. स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल और नेफ्टेलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसागर, ये सारी चीज़ें. देखिए कैम्फर मतलब होता है कपूर, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये आपको है फिनाइल जो होता है, नेफ्थेलिन ये है, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. अब क्या करना है. विच वन फ्रीज इन विंटर. तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें ठंडी में जम जाती हैं. तो हमें पता है कोकोनट ऑयल जम जाती हैं ठंडी में. ठीक है. और घी भी जम जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है. विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर. तो कौन सा लिक्विड यहाँ पे वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो बताना है आपको. तो इसमें क्या क्या होता है. तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड चीज़ें ऐसी. तो हमें पता है स्पिरिट जो होती हैं वो भी गैस में हो जाती हैं, गैस बन के हो जाती हैं. और पेट्रोल में भी हमने दिखाया गैस बनती है, मतलब कि वो क्या होती है, वेपरेट होती है, मतलब भाप बन जाती हैं. और यहाँ पे दिया है विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस स्टेट. मतलब सॉलिड होते हुए भी वो क्या हो जाती हैं, मतलब कि गैस में चेंज हो जाती है. तो ये जो कपूर है, ये कैम्फर, ये क्या होती है, बहुत टाइम तक अगर आप रखे रहोगे, अगर उसे अच्छे से पैक करके नहीं रखा है, खुला रखा हुआ है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आप देखोगे ना, तो एकदम उड़ के एकदम मतलब कि ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे रहता ही नहीं है, या छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, बचे रहते हैं. ओके. इस तरीके से होता है. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. इससे आपने क्या सीखा. द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ़ इट इज़ हीटेड और कूल्ड. देखिए किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ कब चेंज होता है, जब आप उसे गर्म करोगे या जब उसे ठंडा करोगे. एवरी सब्सटेंसेज इन आवर सराउंडिंग इज़ फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट. जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड में आपको दिखेंगी, या तो ठोस अवस्था में, या तो लिक्विड स्टेट में, या फिर गैस स्टेट में आपको दिखेंगी. जितने भी आपको चीज़ें दिखेगी इसी 3 चीज़ों में दिखेगी आपको. ओके. इन द पास्ट, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particle in it. यहाँ पे जो मतलब कि इस तरह जो भी हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताया है, तो जे विलार्ड गिब्स ने. इन्होंने ये चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग जो पदार्थ होते हैं ये उनके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं
किस तरीके से उनका जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें उनकी जो विशेषताएं हैं ये उनके पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके फिजिकल स्टेट पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। तो सॉलिड में आपका क्या देखिए, सॉलिड में क्या होता है, अ पीस ऑफ आयरन। अगर एक आयरन आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका शेप क्या है, हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन। इसका जो भी शेप है उसका वही रहेगा। रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज़ कीप। आप इसे किसी भी तरीके से रखो, खुले में रखो, बंद करके रखो, इसका शेप हमेशा वैसा ही रहेगा। ओके, इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि निश्चितता। हैज़ अ डेफिनिट वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड व्हेन poured on a flat surface form a heap। दैट मीन्स कि जब अगर आप सॉलिड, जैसे कि सॉलिड चीज़ है शुगर और रेती, तो ये क्या अगर आप ऐसे पोर करोगे, उसे रखोगे तो ये क्या ढेर में बन जाएगा। ढेर में अगर आप रखते जाओगे तो क्या ढेर में, हीप मतलब होता है ढेर में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिक्विड्स जो है वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल, ये सब लिक्विड चीज़ें हैं। डज़ नॉट हैव अ शेप, इनका शेप हम देख रहे हैं तो इनके पास कुछ भी शेप नहीं है। आप जिस कंटेनर में रखोगे वही शेप इनका बन जाता है। ठीक है, आप इस तरीके का बॉटल में रखोगे तो इस तरीके के शेप में वो आ जाएंगे। आप राउंड में रखोगे तो ऐसा नहीं कि राउंड में नहीं आएगा, सर्कल में नहीं आएगा, उसमें भी आ जाएगा। इस तरीके का बॉटल रखोगे उसमें भी आ जाएगा, हर तरीके की बॉटल में ही आ जाएगा। तो उसी कंटेनर के हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेता है। इट हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका एक स्पेसिफिक निश्चितता है, वॉल्यूम है। ऑक्यूपाइज डेफिनिट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, एक मतलब कि कह सकते हैं कि जो कंटेनर होता है उसका जो एरिया है वो रखता है ये। स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, अगर आप पोर करोगे, डालोगे, अगर उड़ेलोगे, इस तरीके से गिराओगे तो सरफेस पे किस तरीके से फैल जाएगा। फ्लोज डाउन डाउनवर्ड्स अलॉन्ग अ स्लोप, और ये किस तरीके से अगर आप ऊंचे से गिराओगे ना, कि कहीं ऊंची जगह से, तो ये इस तरीके से गिरता जाएगा, नीचे नीचे स्लोप बना के गिरता जाएगा। ठीक है, जहाँ ढलान, स्लोप मीन्स ढलान की साइड गिरेगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है, ये जो हमने शुगर और सैंड का देखा जो ठोस में है, ये कैसा ढेर लग जाता है इसका पूरा। अब एयर का देखते हैं जो गैसेस में होता है। एयर डज़ नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, एयर का कुछ भी शेप नहीं है। ठीक है, कुछ भी कलर नहीं है, कुछ भी हम कहते हैं स्मेल नहीं है। ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, किसी भी जगह पे रह सकता है। डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, किधर भी रह सकता है, किसी भी शेप में। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। हाँ, जब ये क्या है कि गैस मतलब कि जब कंटेनर क्लोज रहता है, किसी भी अगर कोई भी गैस भरी हुई है किसी भी कंटेनर में, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है उसी तरीके से। जिस कंटेनर में इसे रखा जाएगा उसी तरीके से किसी भी कंटेनर में ये आराम से आ जाएगा। मतलब कि किसी भी, अब जैसे गैस ही है, जैसे हम गैस सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उसमें जो गैस भरी होती है उसमें भी वो आ जाता है। किसी भी गैस में आप अगर जो वो होता है, जो बलून होता है, उसमें अगर कोई भी गैस भरी जाती है तो वो उसके शेप में आ जाएगा, किसी भी शेप में आ जाएगा वो। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट होता है, जो भी कोई ठोस, कोई सॉलिड थिंग्स है तो उसे हीट करने पे क्या चेंजेस आता है। यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंसेज इन एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट। तो हमने देखा कि कोई भी थिंग्स अगर आप उसे हीट करोगे तो उसमें उस सब्सटेंस में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंसेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप अगर सॉलिड चीज़ को आप लिक्विड में मतलब हीट कर रहे हो, लिक्विड में जा रहा है तो लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल्स और लूजेज हीट इट चेंजेस फ्रॉम गैसेज और टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। मतलब आप किसी सॉलिड चीज़ को अगर आपने गर्म किया, जैसे वैक्स को गर्म किया, तो फिर से वो क्या हुआ, वो लिक्विड में बन गया। फिर अगर आपने उसे जमने के लिए रख दिया या फ्रीज में रख दिया तो फिर से वो जम जाएगा। अगर आइस है, आपने उसे मेल्ट किया तो वो पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर से अगर आप उसे फ्रीज में रख रहे हो तो फिर से वो क्या बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब फिर से वो आइस में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ चेंजेस ऑफ स्टेट किस तरीके से है। ऑन हीटिंग तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। ओके, और यही चीज़ ऑन कूलिंग पे भी वो इसी तरीके से हो जाता है। कूल करने पे वो सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता है, और लिक्विड से वो फिर वो क्या होता है, यहाँ पे गैस से भी वो क्या आता है। मतलब कि यही जो चीज़ें हमने पढ़ी कि किस तरीके से वो ठंडे से, अगर आप ठंडा में रखोगे तो फिर वो जम जाएगा, और फिर उसे गर्म करोगे तो वो
पर सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस में हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? जब हम कोई भी वेसल बर्तन रखते हैं पॉट स्टोव पे, तो क्या होता है, जो वाटर है वो चेंज होता है, ठीक है। और इनटू वेपर वो क्या होता है, भाप भी बन के उड़ता रहता है, भाप बनते रहता है। अगर आप उस पर ढक्कन से या लीड की कुछ भी ढकोगे तो उस पर देखोगे आपकी भाप रहता है, भाप से उसमें बूंदे, छोटी छोटी बूंदे हो जाती है, तो क्या उसमें वेपरेट हो रहा है ना। डज वाटर केप्ट इन फ्रीज चेंज एट वंस इनटू आइस? तो क्या आप तुरंत के तुरंत उसे फ्रीज में रखोगे तो क्या है, तुरंत के तुरंत आइस में चेंज हो जाएगा। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे आप रखोगे उसे, ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि एक अगर तुरंत के तुरंत आप रखोगे तो तुरंत के तुरंत वो आइस में नहीं चेंज हो जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम, कितने टाइम में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, कितने टाइम में वो ठंडा होगा, कितने टाइम में वो गर्म होगा। तो स्पेसिफिक टाइम है ना उसका, कि इतने टाइम में इतने गर्म होने पे वो, इतने टाइम रखने पे वो इतना ठंडा हो जाएगा, इतना टाइम रखने पे वो जम जाएगा, इतना टाइम रखने पे वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम है उसका। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम ऑन गेनिंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट। तो ये चेंज को जानने के लिए, जो फिजिकल स्टेट है, इसे निश्चित करने के लिए कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा हुआ है, तो ये जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ डू वी वेल हाउ और कोल्ड और सब्सटेंस, मतलब हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है थर्मामीटर को। अब देखते हैं द थर्मामीटर, द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। टेम्परेचर किस तरीके से थर्मामीटर से नापते हैं वो देखते हैं। वेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट, जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, आप चाहे दूध हो, पानी हो, जब उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। पहले वो धीरे धीरे गर्म होता है, फिर वो मतलब एकदम थोड़ा वार्म, मतलब थोड़ा थोड़ा कुनकुना होता है, उसके बाद एकदम हॉट हो जाता है, एकदम गर्म। अब अगर उसमें हाथ डालोगे तो आप जल भी सकते हो। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज़, बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर। हम देखते हैं कभी कभी ज़रूरत होता है तो हम उसमें उंगली, अपना फिंगर डाल के देखते हैं कितना गर्म हुआ या कितना ठंडा है, अभी कितना और गर्म करना है वो देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। बट ये क्या है, उससे हमें पता नहीं चलता कि ये कितना गर्म है, इतना हमें पता नहीं चलता। एक्यूरेट मेजर नहीं, एक्यूरेट मेजर करने के लिए बिसाइड्स इफ द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्डेड। तो वही चीज़ कि अगर हम ज़्यादा ये गर्म हुआ तो हम स्कैल्डेड, मतलब हम जल भी सकते हैं, हमारी उंगली जल भी सकती है। तो ये एक्यूरेट मापन नहीं है इसका। अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो ये जो थर्मामीटर यहाँ पे देख रहे हैं, ये थर्मामीटर है, इसे यूज़ किया जाता है कि कितना गर्म है कोई भी चीज़, ठीक है। डिग्रीज, सो डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है, देखिए डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो ये जो मेजरिंग टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है कि कितना गर्म है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल नाउडेज, डिजिटल थर्मामीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो बहुत तरीके के थर्मामीटर यूज़ होते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये मर्क्यूरी है, यही इसी से मापता है, ये जहाँ तक ऊपर तक जाएगा समझो तो वहाँ तक इसका है, ठीक है, उतना गर्म है। 20 डिग्री या 40 डिग्री या 60 डिग्री, कितना डिग्री, माइनस, यहाँ पे इस साइड माइनस में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट है, ये डिजिटल है, और यहाँ पे कुछ तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके थर्मामीटर। ओके, इससे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी ये यूज़ करते हैं हमारा बुखार मापने के लिए। लेट्स ट्राई, टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपको एक थर्मामीटर लेना है लेबोरेटरी से। ओके, द बल्ब एट दिस लोअर एंड इज़ फिल्ड विद मर्क्यूरी। तो जो इसका बल्ब होता है ना वो पूरा मर्क्यूरी से फील्ड होता है। यहाँ पे हमने जो देखा ना रेड कलर का, ये इसमें क्या है, आपने यहाँ पे देखा मर्क्यूरी लिखा है, तो ये पूरा मर्क्यूरी है, इसमें उसमें भरा होता है मर्क्यूरी, और यही जहाँ तक पहुँचेगा समझो कि वहाँ तक उसका डिग्री सेल्सियस है। द मर्क्यूरी राइजेज टू अ सर्टेन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब। तो ये जब मर्क्यूरी जो है आपको वहाँ पे रेड कलर दिखा, यही ऊपर चढ़ता है, जितना गर्म रहेगा उतने पे जाके रुकेगा। You will see a scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air round the bulb of the thermometer. तो उसके साइड में हमने देखा जो अलग अलग थर्मामीटर लिखा है, जिस पे जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जिस पे जाएगा समझो वो उतना है। टेम्परेचर ऑफ अराउंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो इस तरीके से देखिए आपको कैसे रखा हुआ है यहाँ पे, आपको ये थर्मामीटर का ये जो बल्ब है
ये जो हमने देखा वो जो रेड कलर का मर्क्यूरी था वो नीचे रखना है और इस तरीके से इसमें बर्फ़ डालना है, आइस डालना है और देखना है कि किस तरह कहाँ पे जाके कितना ठंडा है, कहाँ पे जाके ये रुकता है, जो उसके अंदर का ये जो यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा है ये कितना ऊपर जाता है, कितना है, ठीक है। एंड रीड द टेम्परेचर, यहाँ पे आपको पढ़ना है कितना वाटर है। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग, ऐसे ही आपको गर्म पानी में भी करना है। जैसे आपने ठंडे में किया तो ठंडे में आपको पता है कहाँ दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा। यहाँ पे आपने देखा ना माइनस में, ठंडा अगर दिखाएगा तो इस साइड माइनस में दिखाएगा आपको और गर्म का इस साइड दिखाएगा, ठीक है, मतलब माइनस में दिखाता है ठंडा का। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है। बॉइलिंग वाटर, अगर बॉइल वाटर हो रहा है तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तभी वाटर बॉईल हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब पानी एकदम से बॉईल हो गया है, ठीक है। और फ्रीजिंग वाटर, सो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि ठीक है, ओके। एयर जो वाटर है, मतलब कि सॉरी विंटर नाइट, जो ठंडी के टाइम का जो हवा होता है वो कैसे मापा जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दिस इज, सो यहाँ पे जो हवा रहता है ठंडी का वो कितना रहता है, सो लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी का जो रहता है आफ्टरनून, मतलब दोपहर का हवा कैसा रहेगा यहाँ पे, सो ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड अ फ्रिज के अंदर का कितना, सो यहाँ पे लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम देखें इनसाइड द फ्रीज़र, जहाँ पे बर्फ़ जमता है फ्रीज़र के अंदर, सो ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा जब होता है तो माइनस में चला जाता है। बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस रहता है इंसान की बॉडी का जो तापमान रहता है। ओके, इससे ज़्यादा रहता है तो हम कहते हैं ना बुखार है, इतना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब देखते हैं बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम पानी उबालते हैं, दूध उबालते हैं, वही है बॉइलिंग, पर उसको एक साइंटिफिक रीज़न में पढ़ते हैं, देखते हैं साइंटिफिक वे में। वाटर इज़ कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग, तो ये जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बन के उड़ता रहता है। वी नो दैट, आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में किस तरीके से सब जगह का जो रहता है, नदी वगैरह, रिवर, कुआं, वो सब सूखने लगता है अगर बारिश नहीं होती तो। क्या वो भाप बन के उड़ता रहता है, और पानी तो उतना ही रहना चाहिए लेकिन वो भाप बन के उड़ता रहता है, वेपरेट होता रहता है, इवेपरेट। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। अगर आपने अब देखा होगा कि अगर आप पानी गिर गया कहीं पे, अगर आप पहुँचोगे नहीं तो धीरे धीरे करके वो धीरे वो सूख ही जाता है अपने आप से। दिस इवेपोरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये क्या है कि मतलब कि ये जो सरफेस है जहाँ पे वो गिरा है वही धीरे धीरे वहाँ पे वहीं पे पड़े वो सूख जाता है और वहीं पे इवेपोरेट होके सूख जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। वॉट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, जब वाटर बॉयल करते हैं, उबालते हैं तो क्या होता है, एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट्स इवेपोरेट्स एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। वैसे अगर आपने ज़मीन पे डाल दिया तो वो धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन अगर जैसे ही आप वाटर को गर्म करने के लिए रखेंगे ना तो वो क्या होगा, जैसे जैसे वो गर्म होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो इवेपोरेट होता है, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा वो भाप बनेगा, तो तेज़ी से भाप बनेगा और धीरे करके पानी कम होने लगता है। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. तो जब स्टोव पे रखा जाता है वाटर को इस तरीके से तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे बॉईल हो रहा है देखिए, ठीक है। पहले 20 डिग्री हुआ, फिर 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पूरा उबल जाता है पानी। और किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेवल भी। ओके, यहाँ पे देखिए थर्मामीटर रखा हुआ है, थर्मामीटर में ओके। सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, पूरा जो वाटर रहता है पूरा वो गर्म होता है, पूरा भाप बन के उतरता है। देन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एज फास्टर एंड फास्टर, जोर से बबल्स उबाल उसमें आने लगता है, बबल्स जो उसमें होते हैं वो आने लगते हैं।
और सरफेस मतलब स्टीम मिक्सिंग इन द एयर, और पूरा हवा में एकदम देखते हैं पूरा भाप भाप ही दिखने लगता है हमें, पूरा सब जगह एकदम धुआं धुआं, जहाँ से पानी उबल रहा होता है वहाँ से धुआं धुआं दिखने लगता है। आप खाना भी बनाते रहेंगे तो देखेंगे पानी जब डालते हैं पानी वाला उबलता रहता है तो कैसे भाप बन के वाइट वाइट हम देखते हैं भाप वहाँ पे उड़ता रहता है। रेट्स टू द सरफेस एंड स्टीम मिक्सिंग इन द एयर, वो हवा में मिक्स होता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और एब्यूलेशन, इसी को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर या एब्यूलेशन। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो कहते हैं मतलब प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होने लगता है। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ही वो वाटर क्या होता है, उबलता है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक वो ज़ोर ज़ोर से जो बबल्स आने लगते हैं उबलने लगता है, तब तक नहीं होता। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल अगर होता है तो समझो कि उबल रहा है पानी। When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. हम देखते हैं कि समुंदर से पानी वेपरेट होता है, ठीक है, भाप बन के उड़ता है, ऊपर बादल में जाता है, फिर वहाँ से पानी बन के नीचे आ जाता है। तो ये किसकी प्रोसेस है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हम देखते हैं अगर कुछ यहाँ पे आपने रखा हुआ है उबलने के लिए, तो इस पर आपने अगर ढक्कन से लीड से आपने ढक दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे भाप बन के इस जो प्लेट है उसमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। तो ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। पहले भाप बना, वाटर से भाप, भाप से फिर से पानी बन जाता है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ही यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, मतलब कि भाप बनेगा, भाप से फिर पानी बनेगा, ये याद रखना। इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वन एंड द सेम, सही बात है। तो यहाँ पे जब अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ही कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ही बॉइलिंग प्रोसेस होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो बॉयल नहीं होगा पानी, और 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो फिर पानी से भाप, भाप से पानी का प्रोसेस भी नहीं बनेगा। इसका मतलब दोनों सेम है। ओके ओके। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट, तो आपको एक बीकर में पानी लेना है और इसमें थर्मामीटर लेना है, रखना है। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, एक स्पिरिट लैम्प से आपको हीट करना है, गर्म करना है। नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे नोट करना है कितना बॉयल हो रहा है थर्मामीटर से। रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन, मतलब कि यहाँ पे आपको देखना है कि पहले आप पानी उबाल रहे हो विदाउट शुगर एंड सॉल्ट, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर दूसरा पानी लेना है, फिर उसमें उस वाटर में सॉल्ट, नमक और शक्कर डाल के उसको उबालना है। फिर वहाँ पे देखो कितने टाइम में ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ये यहाँ पे बॉईल होता है। फ्रीजिंग देखते हैं, फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग में भी मतलब आपको पता होगा जो जम जाता है। द वाटर केप्ट इन अ फ्रीज और ऑन आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर, दैट इज इट टेम्परेचर फॉल्स। दैट मीन्स कि जब आप फ्रीज में कुछ भी सामान रखते हो, जब वो ठंडा और ठंडा होता जाता है तो इसका मतलब टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर गिरने लगता है। ओके यहाँ पे तापमान जो गर्मी है वो गिरने लगती है, तभी तो ठंडा हो रहा है। एट अ सर्टेन, नहीं तो अगर ज़्यादा तापमान रहेगा तो वो तो लिक्विड में हो जाएगा ना। एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड फॉर्म आइस। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है कि वाटर जमता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रीजर में रखोगे तो धीरे धीरे वो आइस में बन जाता है। अचानक से आइस में नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यही जो प्रोसेस है, ये द टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर अभी घट रहा है, कम हो रहा है और वाटर फ्रीज होके बर्फ बन रहा है, यही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। Example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around -18 डिग्री सेल्सियस. It is read as -18 डिग्रीज सेल्सियस. तो यहाँ पे ये बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर इज अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तब वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और इसे 18 डिग्री -18 डिग्री, यहाँ पे देखिए 18 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलेंगे -18 डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी गया है। इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे -18 डिग्री सेल्सियस।
मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो बर्फ़ जमता है। When ice gets heat, it starts melting और changing into the liquid state again। हमें पता है जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो फिर से वो लिक्विड बन जाएगा। Ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस। सो आइस कब मेल्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से वो मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से ही वो स्टार्ट होने लगा, -0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 2 3 ऐसे करके अब -18 में चला गया, बन गया। फिर जब वो मेल्ट होगा ना, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, जैसे कि वाटर का फॉर्म होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। तो सही बात है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम है। मेल्ट हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, और जब मेल्ट है और 0 डिग्री सेल्सियस से जब स्टार्ट करेंगे तो वो फ्रीज होगा, ठीक है। ईच सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। तो हर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि उनका जो एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि कंडेंसेशन पॉइंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा ये कि कंडेंसेशन पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ द सेम एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो एक कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर उनका फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने का भी और जमने का भी सेम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ का बॉईल करने का और कंडेंसेशन पॉइंट एक जैसा है, एक ही तरीके पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंसेशन बनता है। कंडेंसेशन क्या बनता है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ होते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट उनका एक होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी उनका एक ही होता है, एक ही टेम्परेचर में होता है। द टेम्परेचर एट विच a substance boils while heating is the same as the temperature at which is condensation when it is cooled। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है किसी भी पदार्थ का, वो बॉयल हीट करने पे भी उसका टेम्परेचर सेम होता है जैसा कि कंडेंसेस का, या जब वो कूल कर होता है, ठीक है। जब पानी भाप बनती है फिर ठंडा होती है, पानी पहले गर्म हुआ फिर ठंडा हुआ, भाप बना, भाप से फिर वही से इस पोजीशन पे आ गया पानी, मतलब फिर से ठंडा हो गया, तो सेम प्रोसेस हुआ ना। और इसी तरीके से जो टेम्परेचर है, जो फ्रीज़ करने का, कोई भी पदार्थ जब फ्रीज़ करने का, उसे कूल करने का, और सेम वही प्रोसेस क्या है, उसे मेल्ट करने का, उतने पे ही होगा, उतने ही तापमान पे। वाइल गेनिंग हीट, बॉइलिंग, देखिए पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग गैस है, गैस वेपर है, पहले बॉयल होगा, गैस वेपर बनेगा। कोई भी लिक्विड है उसे बॉईल किया जाएगा तो गैस वेपर में बनेगा। सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड से गैस वेपर, ठीक है, गैस वेपर से फिर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। कंडेंसेशन क्या है, पहले कंडेंसेशन, पहले हमें पता है कि इसी तरीके से क्या होता है कि पहले पानी रहेगा, फिर वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो भाप बना, भाप बनने के बाद फिर से वो जब ठंडा हुआ तो फिर से वो बन गया, मतलब कि फिर से वो वाटर बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम दिया गया है। वेदर दिस सब्सटेंस और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, चाहे वो गैस में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे कुछ भी सब्सटेंस है। जैसे कैंडल फ्रीज कितने पे होता है, 60 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लास्टिक क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ग्रेटर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे 954 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आयरन का यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एज आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट्स, अलग अलग यूज़ हैं जो मतलब जो फिजिकल स्टेट हैं, जो अलग अलग जो सॉलिड अवस्था में हैं, वो किस तरीके से वो चेंज होते हैं अलग अलग स्टेट में, वो देखते हैं, अलग अलग अवस्था उनकी। कैंडल्स को हम क्या करते हैं, कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, जब हम पैराफिन वैक्स को मेल्ट करते हैं तो कैंडल बनाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस, ओके, तो इज़ यूज टू मेक आइसक्रीम, तो जो सॉलिड मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब ड्राई आइस यूज़ किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए, और या फिर इसे फ्रोज करने के लिए, जमाने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होता है लिक्विड नाइट्रोजन का।
सैंड सिलिका इज़ मेल्टेड टू मेक ग्लास। तो यहाँ पे जो सैंड होता है, सिलिका मतलब होता है एक तरीके का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसे मेल्ट किया जाता है ग्लास बनाने के लिए। ग्लास मतलब कांच बनाने के लिए। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे मेटल्स में क्या किया जाता है, धातु में मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब मेल्ट की जाती है ऑर्नामेंट्स, गहने, ज्वेलरी बनाने के लिए। आयरन इज़ मेल्टेड टू मेक टूल्स। आयरन मेल्ट होता है तो हम देखते हैं अलग अलग तरीके का जो टेबल होता है, टूल्स, कुछ भी रॉड वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है इसका, आयरन का। उसे गला के फिर उसे मेल्ट करके बनता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कांच बना हुआ है, सिलिका का जो सैंड होता है उसे गला के बना हुआ है। ये कैंडल किस तरीके से बना है, पैराफिन वैक्स से। यहाँ पे किस तरीके से ये बना है, जो हमने यूज़ किया, क्या हमने यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस यूज़ किया इसे फ्रोज़ करने के लिए, आइसक्रीम फ्रोज़ करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ से नीचे अभी काफ़ी है आपका, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, और आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।